प्रणाम अविनाश जी। प्रणाम। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत समय के बाद आज ये मौका मिला है कि आपसे हम बातें करें। हर सन्यासी की अपनी एक रोचक कहानी है, कैसे ओशो से मिले, कैसे उनके साथ आगे आपकी यात्रा बढ़ी, तो ये सब आपसे सुनना चाहेंगे। उसके पहले थोड़ा ये सुनाइए, उसके पहले आपका थोड़ा फैमिली ग्राउंड शॉर्ट में कि क्या करते थे आप ओशो को मिलने के पहले। मेरी फैमिली सूरत में 1959 से मेरे फादर सूरत में रहते हैं। मेरी जो पढ़ाई हुई है, इनिशियली पढ़ाई वो मेरे दादाजी के पास पटना के अंदर हुई, हायर सेकेंडरी। फिर जब मैं कॉलेज पढ़ने आया तो मैं सूरत आ गया था। तो उस वक्त मेरे पिताजी जो है वो आचार्य रजनीश के नाम से उस वक्त किताबें आती थी। गीता प्रेस बॉम्बे से और से कुछ छोटी छोटी बुकलेट्स वगैरह आते थे, लेकिन मुझे उतना कोई वो उसमें ध्यान नहीं था। हाँ, बस घर में चर्चा चलती थी कि आचार्य रजनीश कोई है, बड़ा अच्छा बोलते हैं। और पिताजी के एक दोस्त हैं स्वामी रजनीकांत भारती, उनसे भी वो बातें चलती रहती थी। उस वक्त वो मेरे फादर के साथ उनका काम था, वो मेरे फादर के पार्टनर थे। तो मैं जब कॉलेज में जब लास्ट ईयर में था 1979 में, उससे पहले की ये बात है, 78 के अंदर एक पत्रिका थी ब्लिट्ज, जिसके संपादक थे आर.के. करंजिया। और एक करंट करके आती थी। ये दो पत्रिकाएं उस वक्त मार्च 1978 के अंदर आई, जिसमें अपने ओशो आश्रम की जो लीला थेरेपीज हैं उनकी फोटोज़ वगैरह आई, और उसमें आचार्य रजनीश को लेके एक बहुत बड़ा देश के अंदर बवाल मचा कि मतलब उनके बारे में अनाप शनाप उल्टा सुल्टा बहुत कुछ कहा गया। तो मेरा ध्यान उस वक्त वो जो 78 की जो पत्रिका थी उसके अंदर गया। तो मैंने देखा कि बात तो हमारे घर में चलती थी आचार्य रजनीश के नाम से, फिर वो भगवान रजनीश हुए। फिर मैंने 3-4 दोस्तों के साथ सोचा कि चलो चलते हैं पूना, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि मैं विनोद खन्ना का बहुत बड़ा फ़ैन था। मतलब विनोद खन्ना की कोई भी पिक्चर में छोड़ता नहीं था, और विनोद खन्ना ओशो के सन्यासी थे, तो मुझे वो अट्रैक्ट बहुत करते थे, उनके वो गहरे हुए कपड़े, माला। हालांकि मैं जानता बिल्कुल नहीं था, ओशो के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो मैंने कहा चलो इस बहाने चलते हैं पूना, और वहाँ मुलाकात हो जाएगी विनोद खन्ना से, और इस बहाने जाके देख के आते हैं क्या है, क्योंकि ये इतना सारा ये छपा भी है, तो एक देखने की इच्छा मेरी हुई। तो 3-4 दोस्तों के साथ हम प्रोग्राम बना के गए। बीच में 3-4 दिन खंडाला लोनावला घूमने का भी प्रोग्राम था। एक घटना मेरे साथ उस वक्त हुई कि बॉम्बे के अंदर जब मुझे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म मुझे क्रॉस करना था, तो उस वक्त मैंने सीढ़ियों से ऊपर से क्रॉस नहीं करके और पटरियों से क्रॉस किया। और मेरी उस वक्त चप्पल पहनी हुई थी, मेरी एक चप्पल मेरी एक पटरी पे लगी, और मैं बिल्कुल ऐसे सीधा गिरा, और दूसरी पटरी पे मेरा सिर, मेरा ये गाल, और मैं वहीं बेहोश हो गया। तो मेरे साथ जो 3-4 मित्र थे और थे, मुझे पता नहीं, जब मेरी आंख खुली तो चारों तरफ प्लेटफॉर्म पे भीड़ लगी हुई थी, और मुझे होश आया तो पता चला कि मुझे उठा के वो लोग लाए। मैं इसलिए ये चर्चा कर रहा हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी मेरे साथ घटना घटी है ओशो से मिलने से पहले की। तो 3-4 दिन मैं रहा लोनावला खंडाला घूम के, जब मैं पहुंचा पूना, तो मेरे पिताजी ने जाते 1-2 बार गए थे पूना वहाँ, तो उन्होंने बताया कि सामने एक होटल है, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, उस होटल में आप ठहर जाना, और वो अच्छी है होटल, और वहाँ से आश्रम आप आराम से जा सकते हो। पूना जाके देखा तो बहुत मेरे को आश्चर्य हुआ कि मुझे सामने ही विनोद खन्ना बैठे मिले। अच्छा। वहाँ ऑफिस के अंदर वो अपना कैमरा लेके कुछ साफ कर रहे थे, बैठे थे, और मैं उनके सामने सोफे पे जाके बैठ गया, उनको देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ। फिर वो उठे तो मैं उनके पीछे पीछे, वो पानी पिए तो मैं पीछे पानी पी रहा हूँ, वो नाश्ता करने जा रहे हैं तो मैं भी पीछे नाश्ता करने जा रहा हूँ। बात करने की हिम्मत हुई नहीं, लेकिन पीछे पीछे उनको। तो फिर मेरे एकदम अचानक मन में आया कि चलो, जब इतनी आसानी से मतलब मैं इनके एकदम बिल्कुल नज़दीक हूँ, तो मैं संन्यास ले लेता हूँ। तो मैं माँ के ऑफिस के अंदर मैं गया, और मैंने जाके माँ से कहा कि माँ मुझे संन्यास लेना है। तो ऐसे माँ ने मेरी तरफ देखा और 1 मिनट रुकी, और फिर बोले आए हो संन्यास लेने, ध्यान किया है कभी?
चेहरा देखा है आपने? अच्छा, तो मैं तो उस वक्त एकदम यंग था, जिस तरह से कितनी जो उम्र थी उस समय? 19 साल का। 19 साल? तो जब जैसे ही मैंने सुना तो मेरे अंदर एक, जिसको कहते हैं, अहंकार भी जग गया कि ऐसे कैसे, मतलब है, क्या है, कुछ नहीं, संन्यास वन्यास क्या है, बेकार है। ऐसे करके मैं बाहर निकल गया और ऐसे नहीं लेना है, कोई संन्यास वन्यास नहीं लेना। मैं वहाँ से जब निकल के जब ट्रेन पकड़ी मैंने, तो मेरी ट्रेन के अंदर से, वहाँ से पूना से लेके और सूरत तक मेरे दिमाग में एक ही बात गूंजती रही, ध्यान किया है कभी? आए वो संन्यास लेने, ध्यान किया है कभी? ध्यान किया है कभी? तो मैंने वहाँ सूरत उतर के मैंने पता किया कि यहाँ ओशो का सेंटर कहाँ है। तो उस वक्त वहाँ राजकुमार सिल्क मिल वाले स्वामी राज भारती थे, उनकी पूरी बिल्डिंग उसी कलर में थी, गेरुए कलर में, वो रेड स्टोन के पत्थर से बनी हुई थी। और पता चला कि उन्होंने बेसमेंट में सेंटर चला रखा है। तो मैं वहाँ गया और मैंने ये बात अपने पापा को भी बोली। तो मैं और पापा दोनों वहाँ सेंटर गए। और पापा तभी सन्यासी नहीं थे, सन्यासी नहीं थे। तो मैं और पिताजी दोनों गए वहाँ पे और उनसे कहा कि भी ध्यान करना है। तो उन्होंने तो बिल्कुल सहर्ष बोले कि हाँ। उन्होंने सारा सिस्टम बता दिया कि सुबह आप जब भी आओ आप चालू कर सकते हो, आप ध्यान कर लीजिए। माँ, मैंने पता नहीं क्या हुआ मेरे भीतर, मतलब 6 महीने लगातार, मतलब सुबह का जो मेडिटेशन है, डायनेमिक मेडिटेशन, विदाउट फेल, न बरसात देखी, न मैंने गर्मी देखी, कुछ नहीं, मतलब मुझे करना है तो करना है। 6 महीने के बाद मेरे अंदर ऐसा हुआ कि अब मुझे संन्यास लेना है। तो मैंने पिताजी को कहा कि मुझे तो जाना है पुणे संन्यास लेना, आप चल रहे हैं? तो बोले मैं ज़रा रजनी से पूछ लेता हूँ, जो उनका दोस्त था। मैंने कहा ठीक है, आप पूछिए, मैं तो चलता हूँ। तो ऐसे करके मैं दोस्तों के साथ निकल गया। तो 3 दिन मेरा प्रोग्राम था खंडाला वंडाला घूमने का, और फिर मेरा पुणे जाने का प्रोग्राम था। मित्र उनका वापस आने का प्रोग्राम था। मैं अकेला ही पुणे मुझे जाना था। तो हम लोग 3 दिन घूमे फिरे, तो मेरे मित्र वापस रवाना हो गए और मैं पुणे आ गया। तो जैसे ही स्टेशन से मैं बाहर जब होटल के लिए निकला तो देखा कि मेरे पिताजी गेरुए कपड़े पहने हुए और माला लटकाए हुए आ रहे हैं। मैंने कहा अरे आप? बोले तेरा बाप हूँ। तो उनका संन्यास मेरे से 1 दिन पहले हुआ। दूसरे दिन जब मैं गया ऑफिस में तो मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैं जैसे ही ऑफिस में गया, माँ ने कहा संन्यास लेना है? मैंने कहा हाँ। बोला तो इस तरह मेरा संन्यास हुआ, भगवान के हाथों से संन्यास हुआ। और मुझे अभी भी याद है कि जब भगवान संन्यास देने आए तो मुझे सबसे पहले उनके ये हाथ दिखे। जैसे मैं दरवाजे के सामने ही बैठा था तो पहले हाथ निकले, ऐसे पहले हाथ निकल के फिर ओशो सबको नमस्कार। हाँ, ऐसे करते करते उस पैसेज में से बाहर आए। फिर बैठे, 1-2 संन्यास हुआ, फिर मुझे बुला के उन्होंने कहा कि नज़दीक आओ, नज़दीक, मतलब मेरी आंखों में देखो। तो उनकी आंखों में देखा और उन्होंने मुझे संन्यास एनर्जी दी और मुझे माला पहनाई और सर्टिफिकेट पे अपना नाम दिया और बताया कि ये तुम्हारा नाम स्वामी अविनाश भारती। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि ध्यान करते हो? मैंने कहा कौन सा ध्यान करते हो? मैंने कहा सक्रिय ध्यान। तो उन्होंने कहा करते रहो। तो ये मेरी पहली उससे मुलाकात थी। फिर उनका प्रवचन वहाँ सुना? प्रवचन के लिए तो माँ मैं फिर पुणे, मतलब जो हिंदी की पता करता था कि कौन सी सीरीज हिंदी में चल रही। तो जैसे मैंने प्रेम रंग रस ओढ़ चदरिया हिंदी नहीं, वहाँ जब संन्यास लिया उस समय प्रवचन माला चलती होगी ना? शाम को संन्यास देते थे? नहीं, संन्यास के बाद प्रवचन नहीं था उस दिन। संन्यास के बाद नहीं, सुबह प्रवचन करते हाँ, थे। सुबह प्रवचन तो सुना आपने? हाँ, सुबह का प्रवचन सुना। सुबह का प्रवचन सुनने के बाद शाम को मेरा संन्यास हुआ। अच्छा, पहले प्रवचन? हाँ, पहले प्रवचन। फिर संन्यास के बाद रुके नहीं वहाँ? नहीं, संन्यास के बाद दूसरे दिन फिर रवाना हो गया। ओके। संन्यास के बाद माँ, जब मैं कपड़े तो मैंने पहन लिए, गेरुए कपड़े भी पहन लिए, माला भी बाहर लटका ली, लेकिन जब मैं सूरत स्टेशन उतरा तो विश्वास नहीं करेंगे कि मैं, ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा शरीर कुंडलिनी कर रहा है। मतलब मैं अपने उसमें नहीं था जरा भी। क्योंकि एक तो क्या था कि मैं संन्यास से पहले बहुत, जिसको कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, मुझे कॉम्प्लेक्स बहुत था मुझे। कोई मुझे ये कह देता था कि ये कपड़ा ठीक नहीं है तो मुझे वो पसंद नहीं आता था, ये ठीक नहीं है तो मैं वो नहीं करता था।
तो जब मैं गेरुआ कपड़ा एकदम से पहन के जब आया तो पूरे स्टेशन पे और पे सारी नज़रें जब मेरी तरफ एक पूरी की पूरी, क्योंकि वहाँ पे और तो कोई सन्यासी, और उस वक्त ओशो का नाम भी उतना बदनाम था, तो मेरी एकदम पूरा, लेकिन मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल, मतलब अपने संयत किया, काफ़ी देर लगी मुझे, लेकिन मुझे उस वक्त एक अनुभव हुआ। वो अनुभव ये हुआ कि जो कहते हैं कि परमात्मा अगर मिलता है तो लंगड़े भी पहाड़ चढ़ जाते हैं, और बेजुबान को भी बोली आ जाती है, और लूले के भी मतलब हाथों में जान आ जाती है। वो मेरे साथ घटा। वो लिटरली मैंने ये महसूस किया कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं इतना कॉन्फिडेंस एक दिन में, एक ही झटके में कैसे आ सकता है। मतलब पहले मुझे 10 आदमियों से बात करने में ऐसे झिझक होती थी, और आफ्टर संन्यास के बाद जब मैं कॉलेज में था, लास्ट ईयर में था, और मेरे सामने 100 आदमी आ जाए, चाहे 50 आदमी आ जाए, मतलब मुझे कोई भी झिझक नहीं होती। ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो जस्ट संन्यास के बाद हुआ। कॉलेज में जाता था तो सूरत की जो कॉलेज है, सर कीकाभाई प्रेमचंद कॉमर्स कॉलेज है, उसमें मैं पढ़ता था, चौपाटी के सामने थी। तो वहाँ लड़कियाँ साष्टांग दंडवत करती थी चिढ़ाने के लिए, आइए सेक्स गुरु के चेले। और जब मैं बस में बैठता था तो जब आगे बैठता था तो पीछे से लोग कागज़ की गोलियां बना के मारते थे। जब पीछे बैठता था तो कोई ऐसी एक भी नज़र नहीं है कि जो पीछे मुड़ के मुझे देखे नहीं। ये इस तरह की घटनाएं बड़ी, और भी एक दो घटनाएं हुई है, एक दो तो बड़ी खास हुई है। एक तो कि जब मैं, लोगों को गुस्सा भी बहुत था, ओशो से चिढ़ भी बहुत थी, क्योंकि जिस तरह से सुनते थे लोग तो उनको। तो एक बार मैं बम्बई जा रहा था, तो जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ा तो किसी ने मेरी माला पकड़ के खींच के तोड़ दी। अच्छा। तो मुझे उतरना पड़ा, क्योंकि मेरी माला टूट गई तो फिर मैं बॉम्बे गया नहीं, मैं चलती ट्रेन से उतर गया, मेरा सामान भी उसमें ट्रेन में रह गया। अच्छा। मैंने पहले देखा कि मेरा लॉकेट तो प्लेटफॉर्म पे था, वो मैंने ले लिया, और सारे मनके सब मेरे गिर गए थे। फिर मैंने मनके वापस पुणे से लिए। ये एक घटना है। दूसरी एक घटना दिल्ली में घटी। दिल्ली में मैं आया था दरियागंज के अंदर पिक्चर देखने के लिए। उस वक्त एक फिल्म लगी हुई थी एक दूजे के लिए, गहरे कपड़े, माला और फिल्म देखने के लिए। तो काफ़ी लड़के वगैरह भी थे वहाँ पे उसी उम्र के, और वो देख भी रहे थे, उनको पता भी था, रजनीश का नाम भी मालूम था। तो छेड़ने लगे मुझे कि ये सन्यासी हो और पिक्चर देखते हो, ऐसे वैसे। उन्होंने काफ़ी मुझे गालियाँ भी बोली, मुझे बुरा भला भी कहा, सब कुछ किया। तो मैं कुछ बोला नहीं। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि उन्हीं लड़कों की सीट मेरे ही पास थी, जिन लड़कों ने मुझे, 4-5 लड़कों ने काफ़ी मेरे साथ बदतमीजी की। तो पिक्चर देखने के बाद, जब इंटरवल के बाद जब बाहर आए तो पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने मेरे से माफ़ी मांगी। बोले आप मुझे माफ़ कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा। तो ये एक घटना और मेरे साथ ऐसी हुई। फिर पूना जाते रहे? पूना में जाता रहा, वहाँ 10-10 दिन के कैंप थे, वो मैंने 2 या 3 महीने कैंप अटेंड किए। फिर भगवान के साथ दर्शन फिर मिला होगा? हाँ, 2 बार मैंने दर्शन किए भगवान से। पूना मेरा आना जाना लगा ही रहता था। तो एक तो जैसे मैंने कहा कि एक सीरीज थी प्रेम रंग रस ओढ़ चदरिया, उस वक्त मैं 10 दिन वहाँ रहा। एक थी जब दद्दा जी ने शरीर छोड़ दिया था, तो उस वक्त तो एक सीरीज चल रही थी काहे हो तदीर, तो उसमें भी मैं 10 दिन वहाँ रहा। भगवान से मैंने 2 सवाल भी पूछे हैं। ये भी एक बहुत आश्चर्य की बात है वहाँ कि भगवान से जो मैंने पूछा, आज जो मेरा प्रोफेशन है, मैंने उसी प्रोफेशन से रिलेटेड सवाल पूछा, जबकि उस वक्त उस प्रोफेशन से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैंने भगवान से पूछा है कि भगवान, लिखा मैंने कहा लेटर में कि आप कहते हैं 2 पल का भरोसा नहीं, लेकिन ज्योतिष शास्त्री तो मुझे कहते हैं कि तुम 70 साल जियोगे, तो मैं किसकी मानूं? हालांकि सवाल तो बड़ा बचकाना है, एक बच्चे का सवाल है। उसमें ओशो ने जो उत्तर दिया है वो बहुत ही गजब का। उन्होंने कहा कि तुम क्या समझते हो, एक हवाई जहाज गिर जाता है, 300 लोग मर जाते हैं, क्या सभी की जन्म कुंडली एक जैसी है? क्या उनके पंडित ने कह दिया कि अब सबकी तुम्हारी मौत आने वाली है? एक्सीडेंट हो जाते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम 7 साल जियो या 70 साल जियो,
तुम 7 साल जियोगे तो भी कचरा इकट्ठा करोगे, तुम 70 साल जियोगे तो भी कचरा इकट्ठा करोगे, लेकिन तुम कुछ ऐसा कर लो कि उस अनंत की यात्रा में तुम्हारे काम लगे। जब तक तुम्हारे पैरों में दम है, जब तक तुम्हारे हाथ काम कर सकते हैं, जब तक तुम्हारी आंखें देख सकती है, उठ अपना सामान बटोर। ये उन्होंने सवाल का जवाब दिया। मतलब बार बार ओशो ने बहुत संभाला मेरी पूरी जिंदगी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर पढ़ाई कहाँ तक की? बीकॉम की मैंने, फिर उसके बाद मैंने एलएलबी ज्वाइन की। हाँ, लेकिन मैं एलएलबी पूरी नहीं कर सका क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी, तो मुझे वापस पटना जाना पड़ा। कहाँ पर पढ़ाई हो रही थी? मैं सूरत पढ़ रहा था। सूरत में? हाँ। फिर मैं पटना गया। जब 80 में मैं चला गया, 80 मिड में मैं चला गया, और मिड 81 में भगवान चले गए अमेरिका। तो मैं 82 हाफ तक मैंने पटना रहा मैं। तो वहाँ पे मुझे डायनामिक तो मैं नहीं कर सका, लेकिन कंटिन्यू मैंने वहाँ कुंडलिनी की। कुंडलिनी ध्यान किया? मतलब एक दिन भी मैंने कुंडलिनी मिस नहीं की। अकेले ही करता? अकेले करता था। मेरा जो घर था उसमें मैं छत पे चला जाता था, वहाँ मेरा एक ट्रांजिस्टर था, उसमें स्पीकर थे, उसमें मैं कैसेट डाल देता था, और गंगा नदी के किनारे ही मेरा घर था, और शाम का टाइम होता था, ठंडी हवाएं चलती थी, और कुंडलिनी में करता था, बहुत आनंद आता था। कंटिन्यू मैंने कुंडलिनी वहाँ किया। फिर एस्ट्रोलॉजी में कैसे? एस्ट्रोलॉजी तो माँ मुझे इंटरेस्ट था, मैं किताबें पढ़ता था। पामिस्ट्री की, एस्ट्रोलॉजी की, ये सारी किताबें मैंने बचपन से ही काफ़ी मैंने पढ़नी, मुझे बहुत इंटरेस्ट था ओकल्ट साइंस के अंदर। तो मैं वो पढ़ता रहता था, लोगों के हाथ देखता रहता था, बताता रहता था। कोई प्रोफेशन नहीं था, जस्ट मेरा एक शौक था बिल्कुल, और वो काफ़ी सालों तक चला शौक। 86 में मेरी मैरिज हो गई। उसमें भी एक दो बातें हैं वहाँ की। एक्चुअली मैं तो सन्यासी था, और मुझे लव मैरिज करनी थी, मुझे किसी से प्रेम था। तो मेरी 3 छोटी बहनें भी थी। तो मुझे कोई ये ना कह दे कि तुम सन्यासी हो और तुमने लव मैरिज कर ली, एक तो तुम सन्यासी भी हो, फिर तुमने लव मैरिज कर ली, उसकी वजह से कहीं तुम्हारी बहनों की शादी में अड़चन ना आ जाए। तो मैंने जब तक मेरी तीनों बहनों की शादी नहीं हुई तब तक मैंने अपनी शादी नहीं की। अच्छा, रुका रहा। हालांकि उन तीनों ने भी संन्यास ले लिया, लेकिन उस वक्त तक भगवान ने संन्यास देना बंद कर दिया था। उन तीनों ने स्वामी अपने क्या नाम है, नरेंद्र बोधिसत्व जी से संन्यास लिया उन्होंने। फिर आप पिता के साथ ही रहते थे घर में? मैं उस वक्त पिता के साथ ही था। 86 में मेरी मैरिज हो गई। 86 में मैं, हाँ बिल्कुल, उसी के साथ अभी जो पत्नी है? हाँ बिल्कुल, हर्षा माँ। उसके साथ मेरा प्रेम था। तो फिर उससे शादी होने के बाद मुझे कुछ करना था। हालांकि मैंने सूरत में काफ़ी मतलब स्ट्रगल किया। मैंने डायमंड की दलाली की, मैंने होटल में, मतलब मेरे फादर ने होटल खोली थी, मैंने उसमें भी काम किया। उस वक्त सूरत में करीब 47 सिनेमा हॉल होते थे। अच्छा। उसमें मैंने कचौड़ियाँ वगैरह ये भी सप्लाई का काम किया। फिर मैंने वो भी मेरा ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने ग्रे कपड़ा जो होता है, सूरत में तो पूरी की पूरी लूम्स चलती है, कपड़े का काम है, तो ग्रे कपड़े की दलाली भी की मैंने। वो सब कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग का काम शुरू किया। मुझे म्यूज़िक में भी बड़ा शौक था, और मेरे फादर को रिकॉर्ड्स वगैरह कलेक्ट करने का बड़ा शौक था। फिर वो मैंने अडॉप्ट किया और रिकॉर्डिंग करता था मैं। मतलब जो लोग मुझे अपनी पसंद से जैसे लिस्ट बना के देते थे, कि उस वक्त वो कैसेट्स होती थी 90 मिनट की और 60 मिनट की, तो वो लिस्ट के साथ कैसेट देते थे कि हमें ये गाना चाहिए। तो मेरे पास पूरा शुरू से लेके करीब आप समझिए कि 1950-60 से लेके और 1990 तक का रिकॉर्ड्स। हाँ जी, रिकॉर्ड्स मेरे पास करीब 2800 से 3000 एलपी रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, आज भी है। तो वो मेरा काम मैंने सूरत में किया काफ़ी टाइम तक। ये सब शादी से पहले तक किया मैंने। शादी जब मेरी हो गई तो फिर मैंने सोचा कि ये काम भी ऐसा नहीं है कि कोई मैं बहुत ज़्यादा, तो मैं दिल्ली आ गया। तो दिल्ली में मैंने डायमंड टूल्स का काम शुरू किया। अच्छा। जो पत्थरों को काटने में टूल्स काम आते हैं, उनका काम मैंने शुरू किया। बॉम्बे की एक कंपनी है जिसका मैंने डीलरशिप ले,
और मैंने वहाँ पे सप्लाई का काम शुरू किया। वो मेरा चलता रहा धीरे धीरे। मैं मिसेज़ मेरी सूरत ही थी, मदर फादर के पास ही, क्योंकि मुझे थोड़ा सेटल होना था। उसमें मुझे 3 साल लग गए। अच्छा। तब तक मैं ये देखता रहा कि यहाँ पे कहाँ मुझे ओशो से मुझे ध्यान की भी प्यास थी, सब था। तब मैं राजयोगा से, और लकीली मैं जहाँ रहता था, मैं सबसे पहले आया ग्रीन पार्क। ओके। तो ग्रीन पार्क के पास ही एसडीए में मुझे राजयोगा स्वामी जी से मेरी मुलाकात हुई। हाँ हाँ। तो स्वामी जी के पास गया, भाई मुझे ध्यान करने के लिए आना है। तो उस वक्त स्वामी जी बाहर बैठा करते थे, कार्ड बनाते थे, कार्ड बना के मुझे दिया कि आई, और वो खुद उस वक्त ध्यान करवाते थे। उसमें राजयोगा में लाइब्रेरी भी चलती थी। हाँ। तो मैं रोज़ सुबह ध्यान करने आता था, स्वामी जी ध्यान कराते थे। और स्वामी जी का मुझे इतना प्यार मिला ना, और ध्यान के अंदर जो मैं डायनामिक करता था, उसमें मुझे क्या क्या मेरी कमियां थी, वो सारी की सारी मुझे स्वामी जी मुझे बताते बताते उन्होंने मेरी सारी कमियां उन्होंने दूर की। मतलब मुझे ध्यान के मामले में जितने स्ट्रिक्ट थे स्वामी जी, उतने ही अंदर से वो बहुत बहुत कोमल और नरम थे, बहुत प्यारे थे। लेकिन ओम प्रकाश सरस्वती जी, जिनका राजयोगा मेडिटेशन आज जहाँ हम के फादर जी ओशो धाम जिन्होंने बनाया आज, तो स्वामी जी के साथ मेरा चलता रहा सिलसिला। मैं सुबह आता रहता था, ध्यान करता रहता था, मुलाकात होती रहती थी। इस तरह से मेरा चलता रहा। 1990 में मैं मिसेस को मैं दिल्ली ले आया। उस बीच भगवान भी 86 में सबसे पहले दिल्ली आए, दिल्ली से फिर गए मनाली। सूरत से एक पूरी की पूरी बस भर के आई थी मनाली जाने के लिए। वहाँ मैं बस में बैठ के भगवान से मिलने उन ग्रुप के साथ मनाली भी गया। ओके। फिर जब भगवान आ गए, पूना आ गए, तो मेरा उतना जाना नहीं हुआ, लेकिन साल में 2 बार, कभी 1 बार, कभी 2 बार में गया। लेकिन लास्ट का जो समय था, जो 1990 जो साल था जिस वक्त मेरी मैसेज आई, मैंने जब ये भगवान ने ये शुरू किए, वाइट रोब शुरू किए, उसमें मैंने 3-4 वाइट रोब अटेंड मैंने किए थे।